नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं द कंक्लूसिव इंडियन। इस समय हमारी टीम पहुंच चुकी है मैनिट पर। इस देश के नींव को गढ़ने वाले वो बच्चे मौजूद हैं जो आगे चल करके अलग अलग जगह पर अपना योगदान करेंगे। इनसे बात करते हैं एक देश एक चुनाव के बारे में, ये क्या सोचते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आर्यन शुक्ला। जैसा कि आपको पता है कि संसद में सरकार ने बिल पेश कर दिया है एक देश एक चुनाव पर, तो एक देश एक चुनाव में इस देश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी, ज़रूर होना चाहिए। होना चाहिए। जी। क्यों होना चाहिए? बहुत ज़रूरत है देश में इसकी, क्योंकि बार बार इलेक्शन होते हैं तो फिर बार बार खर्चा होता है। बार बार आप हमेशा हमेशा देखते रहते हैं न्यूज़ में कि यहाँ चुनाव हो रहा है, वहाँ चुनाव हो रहा है। तो हर समय मतलब कुछ भी ऐसा नहीं रहता कि कुछ ढंग की चीज़ पे फोकस हो रहा है। पूरे समय सिर्फ इलेक्शन ही चल रहे होते हैं न्यूज़ में। कई गुट बटे हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष के लोगों ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। क्या विपक्ष के लोगों का हंगामा करना सही है या गलत है? उनके लिए सही भी है, क्योंकि उनको भी थोड़ा अपने अपने पे फोकस करना है उन्हें। अब वो ये एक बात थोड़ी डिसएडवांटेज भी है कि अब वो मान लीजिए म्युनिसिपल का इलेक्शन है तो वो फिर वो मोदी जी के नाम पे म्युनिसिपल का इलेक्शन फिर जीत जाएगा। अगर किसी ने देख के वोट नहीं किया तो फिर वो थोड़ी डिसएडवांटेज है उस चीज़ का। आइए बात करते हैं और समझते हैं कि एक देश एक चुनाव इस देश के लिए कितना अच्छा है, कितना बुरा है। क्या नाम हुआ आपका? प्रज्ञा शर्मा। प्रज्ञा सर, एक देश एक चुनाव आप किस तरह से देखती हैं? मेरे हिसाब से बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि दो इलेक्शन करने में जितना पैसा लगता है वो अगर उसकी जगह एक इलेक्शन किया जाए तो जितना पैसा बचेगा वो डेवलपमेंट में यूज हो सकता है। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गर्वित जैन है। आई एम रिसर्चर कम टीचिंग असिस्टेंट हियर। तो वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब ये होता है कि लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन जो है साथ में किया जाना चाहिए, काफ़ी सराहनीय स्टेप है। इसके अनेकों अनेक फ़ायदे हैं। फर्स्टली कि अपना जो एक्सपेंसेस जो रहते हैं इलेक्शन कंडक्ट करवाने पे जो होंगे वो कम होंगे, ऑब्वियस सी बात है। फिर मेन चीज़ क्या है कि हमारे जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन रहता है या जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जैसे प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, और भी ब्यूरोक्रेसी में जितने भी कर्मचारी हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो सभी जो इलेक्शन में लग जाते हैं इलेक्शन ड्यूटी के टाइम पे। काफ़ी लंबी प्रोसेस रहती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम उनका वेस्ट वहाँ पर होता है। तो वो सब चीज़ें कम हो जाएंगी। इसके बाद में जो वोटर्स रहते हैं, यदि उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वोटर्स भी दूर दूर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सब जिनका डोमिसाइल है वहीं रह रहे हो, तो उन्हें भी आने में जो है एक बार आए और लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए एक बार में वोट दे के चले गए, तो उनके लिए भी जो है कन्वीनियंस रहेगा। तो ऐसा देखा जाए तो वन इलेक्शन वन नेशन के कई सारे फ़ायदे हैं। वोटर्स के लिए भी हैं, जो कंडक्ट करवा रहा है बॉडी उसके लिए भी है, नेशन के लिए भी है। जो इलेक्शन के टाइम पे ऐसा रहता है कि फोकस जो है, अटेंशन पूरा जो है इलेक्शंस पर ही चला जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन पिछड़ जाता है। तो वो चीज़ नहीं होगी। सरकार जो है अपना ध्यान कम रैलीज़ में कम देगी और जो है पॉलिसी बनाने में, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में, उसमें ज़्यादा देगी। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि काफ़ी सराहनीय स्टेप है। और मेरिट में हमने जो है कुछ दिन पहले ऑन द डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे अपने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं 21 श्री OP रावत जी, उन्हें बुलाया था। तो उन्होंने भी स्पीच दी, उनके साथ इंटरेक्टिव सेशन हुआ, उन्होंने भी इसका सपोर्ट किया। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अच्छी स्टेप पे आना चाहिए। लेकिन पार्टियों में आप देखेंगे तो 15 दलों ने इसका विरोध किया है और विरोध इसका जमकर हो रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? अब देखिए, वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, तो अपोजिशन का अधिकार है डिसेंट करना। उनका ऐसा मानना है कि डेमोक्रेसी के लिए ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि जब इलेक्शन होता है तो कुछ मुद्दे आते हैं। अब यदि मुद्दे ऐसे आ गए जो नेशनल लेवल के हैं, सपोज़ करो कि सुरक्षा की दृष्टि से कोई मुद्दा आ गया, जम्मू एंड कश्मीर में कुछ हुआ, उधर इधर से रिएक्शन गया, वो एक मुद्दा बन गया, ये एक सुरक्षा की दृष्टि से बना। कुछ ऐसे सेंसेशनल मुद्दे भी आ सकते हैं, कुछ सिविलाइजेशन या रिलीजन को लेकर, जैसे कि टेंपल कंस्ट्रक्शन वगैरह हुआ। तो उनका जो मानना है, उनका सस्पिशन यह है कि व्यक्ति जो है, वोटर जो है, किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे को ध्यान में रख के दोनों को, किसको, एक MP को लोकसभा इलेक्शन में और MLA को, एक ही मुद्दे को रख के, नेशनल मुद्दे को रख के वोट दे देगा। तो उससे जो रीजनल इश्यूज़ है ना, वो बैक साइड पे चले जाएंगे। कुछ हद तक देखा जाए तो उनका ये वाला जो चिंतन है वह सही भी है, परंतु मैं मानता हूँ कि वोटर काफ़ी समझदार है। उन्हें मालूम है कि कैसे डिस्टिंग्विश करना है जो नेशनल लेवल के इशूज़ हैं उनके बीच में और जो स्टेट लेवल के इशूज़ हैं उनके बीच में। हो सकता है कोई पार्टी नेशन के लिए अच्छी हो, परंतु वो पार्टी जो स्टेट के लिए अच्छी नहीं हो। तो वोटर में इतनी अवेयरनेस है और वोटर को इतनी अवेयरनेस दी जानी चाहिए
उनके जो कुछ सस्पिशंस हैं वो सही हैं, परंतु बाय एंड लार्ज अगर बिगर पिक्चर में देखा जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन आना चाहिए। एक महत्वपूर्ण सवाल, जैसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुआ, उसमें सांसदों ने हंगामा कर दिया, हंगामे के बाद फिर से बैलेट पेपर के द्वारा वोटिंग हुई, तो क्या बैलेट पेपर पूरे देश में लागू होना चाहिए या ईवीएम को इसी तरह से विपक्ष द्वारा बेवफा लगातार कहा जाएगा? इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ईवीएम जो है काफ़ी रोबस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो सिस्टम है ऑफ वोटिंग है काफ़ी रोबस्ट है, फ्लॉलेस है, इम्पेकेबल है। जो हमारे यहाँ आए थे सीईसी ओपी रावत जी, उन्होंने बोला था कि जब हमने ना चैलेंज किया पार्टीज़ को कि आप आइए और हैक करके बताइए, तो कोई भी नहीं आया था। तो ये बातें रहती हैं ईवीएम पर सवाल उठाने वाली, जहाँ पर अपोजिशन की जीत होती है वहाँ ईवीएम में कुछ नहीं होता है, जहाँ हार जाती है तो ईवीएम में जो है खोट आ जाता है। बैलेट पेपर की तरफ वापस जाना इज अ स्टेप इन रिग्रेशन। लेकिन संसद में दोबारा वोटिंग हुआ, वो बैलेट पेपर पे हुआ, पहले ईवीएम पे हुआ था, सांसदों ने विरोध किया, फिर बैलेट पेपर पर कराया गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? किस वोटिंग की बात कर रहे हैं आप? संसद में जो बिल पेश हुआ वन नेशन वन इलेक्शन में, तो उस पे पक्ष और विपक्ष दोनों में वोट पड़े, लेकिन पहली बार वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे हुई, जिसको सांसदों ने हंगामा किया और फिर से दोबारा उसको बैलेट पेपर द्वारा कराया गया। इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, जो संसद के अंदर जो बिल पर बिल वोटिंग पर, की हाँ। बात है, सॉरी मतलब उस इस रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में तो मेरे को नहीं मालूम, परंतु उसमें तो आई नो ऐसे वोटिंग हो जाती है ना कि जो इसके पक्ष में वो यस बोले हाथ खड़ा करें, नो कभी कभी जो है जो पक्ष में रहते हैं वो दूर चले जाते हैं, नो वाले अलग चले जाते हैं, तो कई प्रकार हैं। तो वो ज़्यादा बड़ा मुद्दा बनना नहीं चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? कन्हैया। जी कन्हैया जी, तो बताइए, एक देश एक चुनाव सरकार चाहती है कि देश में लागू हो, लेकिन विपक्ष ने बड़ा हंगामा कर दिया है, तो एक देश एक चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से हमें देख के चलना पड़ेगा कि क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। तो फ़ायदे में हमें ये दिखता है कि जैसे 1950 के या 1960 के इलेक्शंस देखे तो कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। तो जैसे कि हमारा एक रिपोर्ट है जो भी विकिपीडिया पे है, तो 10-50 करोड़ ऐसे हैं। तो और 2019 इलेक्शंस देखे तो वो 50,000 करोड़ हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर इन्फ्लेशन भी देखें हम तो भी मतलब ये भी उतना भी अगर कवर करें तो भी बहुत बड़ा अमाउंट हो रहा है ये। तो एक तो ये फ़ायदा है कि इससे पैसे अगर एक साथ सिर्फ जनरल इलेक्शन 2019 के उसमें 50,000 करोड़ हुए, तो स्टेट इलेक्शंस तो और मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर एक साथ हुए तो प्रचार के चाहे उसके जो भी पोस्टर्स हैं वगैरह उसके कम पैसे खत्म होंगे। उसके बाद दूसरा देखें तो जैसे हमारे कोई भी स्टेट के इलेक्शंस होते हैं तो मोदी जी हैं या हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो वो एक बार में एक स्टेट में 10 बार हो सकता है वो जाएँ चुनाव प्रचार के लिए। तो चुनाव प्रचार के लिए वो 10 बार जाएंगे, तो अगर एक ही बार अगर सारे हो गए तो वो एक ही साथ कवर हो जाएगा और हमारे जो गवर्नमेंट है वो एक साथ एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे वो काम कर सकते हैं। जैसे अभी इस साल भी 3-4 इलेक्शन हो गए, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, फिर यहाँ महाराष्ट्र हो गया। तो इसमें भी मतलब कि चल रहा है, प्रचार चलते रह जाता है, वो सबके प्रचार चलते रहते हैं। तो एक तो ये फ़ायदे हो गए। फिर अगर नुकसान में जाए तो नुकसान में हमारा ये भी देखा जा सकता है कि हमारे जो एक नुकसान ये माने या फ़ायदा माने मुझे नहीं पता लगता, क्योंकि अगर पक्ष में आप किसके हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं पार्शियली पक्ष में ही हूँ, लेकिन नुकसान मुझे भी लग रहे हैं इसके, लेकिन पक्ष में रहना चाहिए इसके। आपके ही साथी कह रहे हैं कि अगर एक देश एक चुनाव लागू होता है तो इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, इतना जनसंख्या है, कैसे पॉसिबल होगा कि चुनाव कराया जाए? इस पे आप क्या कहेंगे? चुनाव करवाने के लिए हमें पहले तो उसके लिए एक कमेटी बना के सही से देखना पड़ेगा कि क्या इसकी फिजिबिलिटी है। फिजिबिलिटी जैसे कोविंद कमेटी बनी थी तो उसके हिसाब से फिजिबिलिटी देखा जाएगा कि क्या चल रहा है, उसके हिसाब से कुछ करना असंभव थोड़े है। हम उसके लिए ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, जैसे वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा तरीके से वो मेल प्रैक्टिसेज होते हैं लोकल बॉडीज इलेक्शंस में, तो उसको देखने के लिए ज़्यादा वहाँ फोर्सेज लगाएंगे ताकि ठीक से चले, फेयर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। इलेक्शन कमीशन के लिए हमें थोड़ा उनके लिए ज़्यादा प्रेशर रहेगा कि हमें अच्छे से इलेक्शन करवाना है, बस यही सब है। तो विपक्ष तो बिल्कुल विरोध में खड़ा है, तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। इस पे आप क्या कहेंगे?
नहीं, अलोकतांत्रिक कुछ नहीं है, बहुत सारे देशों में ये हो रहा है। साउथ अफ्रीका में भी एक साथ इलेक्शंस होते हैं, तो वहाँ कुछ अलोकतांत्रिक कुछ है ही नहीं। विपक्ष तो ईवीएम पे भी सवाल उठाता है। महाराष्ट्र में वो हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम खराब है, झारखंड तरफ जीत जाते हैं तो बोलते हैं ईवीएम ठीक है। तो उनके बातों पर ऐसा ध्यान। लेकिन संसद में भी दो तरह से वोटिंग हुई। पहली बार ईवीएम से वोटिंग हुई, जिसे सांसदों ने हंगामा किया, तो फिर बैलेट पेपर से कराया गया। उस पर फिर आपके क्या राय है? संसद में तो 269 वोट से इस तरफ हमारे इसके पक्ष में वन नेशन वन इलेक्शन हुए। तो यही तो बस हमारा जो डेमोक्रेसी है वही पक्ष और विपक्ष से चलता है। पक्ष में इतने ज्यादा है, मेजोरिटी है। लेकिन बैलेट पेपर से वोटिंग दोबारा कराई गई, फिर ये आंकड़े सामने आए हैं। उसके पूर्व में आंकड़े कुछ और थे, तो इस पे क्या कहेंगे आप? बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए या ईवीएम से ही होते रहना चाहिए? ईवीएम हमारे लिए ठीक है। जैसा कि कुछ दिनों पहले यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर, एक्स इलेक्शन कमिश्नर आए थे, तो उन्होंने बताया किस तरह से हम बनाते हैं उसको। एक अलग तरीके से एक जगह रखा जाता है जहाँ कोई नहीं जा सकता, ईवीएम्स को कैसे उसका प्रोसीजर होता है। तो वो कहीं कहीं हो सकता है मेल प्रैक्टिसेज हो, लेकिन सारे जगह होना ये पॉसिबल नहीं है। आप इस पे क्या सोचते हैं कि एक देश एक चुनाव इस देश में लागू होना चाहिए? देखिए, हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, इस प्रकार इसके भी दो पहलू हैं। अगर एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होता है तो इससे तो सबसे पहली बड़ी बात होगी कि पैसों की बचत होगी। जो हम देखते हैं सरकार के खजाने से कितने पैसे खर्च किए जाते हैं। सारे मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री हर जगह किसी न किसी जगह चुनाव प्रचार के लिए हर दिन आते जाते रहते हैं। इस वजह से सरकारी कामकाज काफ़ी ठप बैठा रहता है। सरकारी कर्मचारी जो कि हर जगह हर बार उनकी कहीं न कहीं चुनाव में ड्यूटी लगा दी जाती है, तो इससे जो है हमारे सरकार की एफिशिएंसी तो बढ़ेगी। लेकिन जैसे अगर आप दूसरा पहलू देखें, जैसे ही हमारे देश में चुनाव आते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का क्या प्राइस है वो मैटर नहीं करता है। तेल के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम अपने आप यहाँ घट जाते हैं, एलपीजी सिलेंडर के दाम घट जाते हैं और बहुत सारे जो वेलफेयर स्कीम हैं वो अनाउंस होने लगते हैं हमारे सिटीजन के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सबसे बड़ी अड़चन ये है कि अगर बीच में सरकार गिर जाती है तो फिर क्या होगा? अगर केंद्र सरकार गिरी तो क्या उसकी वजह से सारी राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाएगा? और जितने भी अभी विधानसभा चल रहे हैं सबका टेन्योर अलग-अलग समय पे पूरा होगा, तो उनको एक साथ कैसे सिंक्रोनाइज़ किया जाएगा? ये बहुत बड़े चैलेंज है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे राजनेता बड़े ही चालू हैं, वो हर चीज़ में कोई ना कोई पेंच निकाल लेते हैं, तो वो भी इसमें जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, इन सब सारी बातों का जिक्र अखिलेश यादव ने किया है, जो सपा के मुखिया हैं। लेकिन आप इस बिल के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? देखिए, जब तक उस बिल को बिल्कुल उसके प्रोज एंड कॉन्स बताए नहीं जाते हैं कि अगर उसमें ये बताया जाए कि सरकार बीच में गिर जाएगी तो उसका क्या असर होगा, और फिर और सभी कारण की जैसे कि बिहार में 25 में चुनाव होने हैं और जैसे कि दिल्ली में भी 25 के फरवरी में है, यूपी में 27, तो उन सबको एक साथ कैसे लाए? तो पहले सरकार इस पे अपना स्पष्ट करे विचार कि वो कैसे करेंगे, तो फिर मैं बता सकता हूँ कि बिल्कुल मैं इसके जैसे मैंने आपको बताया कि इसके प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि सिक्के के दो पहलू, अच्छाई भी है बुराई भी है। तो जो चैलेंजेस है सरकार उनसे निपटने के लिए उनकी क्या तैयारी है, फिर मैं बिल्कुल बता सकता हूँ कि मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूँ या विपक्ष में हूँ। तो आपने देखा युवा किस तरह की बात कर रहा है, भोपाल का युवा क्या सोच रहा है कि किस तरह से सरकार स्पष्ट तरीके से उन्हें समझाए कि इसके क्या लाभ हैं, क्या हानि है, तब जाकर के युवा अपना स्पष्ट रूप से अपनी पक्ष रख पाएगा।